वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज शिल्पी हियर। आर्ट एंड कल्चर के इस सेशन में आप सबका मैं स्वागत करती हूं। और आज का आपका कौन सा लेक्चर होने वाला है? लेक्चर 22। कल लेक्चर 21 में हमने नृत्य को शुरू किया था, जिसमें हमने आप देखेंगे कि कुचिपुड़ी हो गया और हमने भरतनाट्यम को स्पेसिफिकली देखा था, जो शास्त्रीय नृत्य में। आज हम उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। जितने बचे हुए शास्त्रीय नृत्य हैं उनको हम कवर करेंगे। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, क्योंकि नृत्य का जो बैकग्राउंड का जो हिस्ट्री है वो मैंने आपको वहाँ पर बताया है, जिसमें आज हम उसको आगे फॉरवर्ड करने वाले हैं। क्लियर है? आइए शुरू करते हैं आज के अपने लेक्चर को। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियाँ हम पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें आज हम किसको पढ़ने वाले हैं? कथकली, यानी कि केरल का ये विकसित जो है एक नृत्य है, इसको समझेंगे। इसमें पहले पिक्चर को ध्यान से देखिए, इनकी जो वेशभूषा है उनको ध्यान से देखिए, और जब मैं ये पढ़ाऊँगी तब इनके ये कलर, इनके रंगों का इस प्रकार से होना, इनके वस्त्रों का इस प्रकार से होना, इनके मुकुट अपने आप में एक भाषा, अपने आप में एक परिभाषा को परिभाषित करता है। यहाँ पर देखिए, कथकली क्या है? कथा यानी कि कहानी, और कली अर्थात नाटक से बनकर मिला है, तो कथकली हुआ है ये। इसका विकास आप देखते हैं दक्षिणी प्रदेशों में मुख्यतः देखने को मिलता है, क्योंकि आप देखेंगे इसमें सामाजिक और धार्मिक रंगमंचीय कला के रूप में इसका जन्म हुआ था। और केरल के मंदिरों में देखेंगे आप, अभी तक के जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं उनको आप जब देख रहे होते हैं तो देखेंगे अधिकतर उनको मंदिरों में ही उनका परफॉर्मेंस हुआ करता था, जिनको नॉर्मल जो उस वक्त समझा करते थे। फिर कोई ना कोई ऐसा प्रसिद्ध व्यक्ति जो आज के समय में प्रसिद्ध हुए हैं वो आए, और इन्होंने इसका जो है एक नए रूप से इनका विकास करना शुरू किया, इनकी परिभाषा को बदला, इनके प्रति जो लोगों का नज़रिया था उसको बदला, ताकि ये जो है हमारे समाज में आम दिखने वाले नृत्यों की तरह ही दिखे। और ये देखेंगे कैसे इनमें विशेषताएं क्या क्या हैं इनमें आम होने के बावजूद भी। केरल के मंदिरों में प्रचलित लोक नृत्य नाट्य कलाओं में ये प्रचलित था, जिसमें आप देखेंगे चकियार कुट्टू, कोडियट्टम, रामानट्टम और कृष्णानट्टम से कथकली का उद्भव हुआ था। ध्यान रखिएगा किन किन से इसका उद्भव हुआ है कथकली का। आधुनिक समय की बात करें तो इसे पुनर्जीवित किसने किया था? जैसा कि मैंने बताया अभी, उसका श्रेय आपको मलयाली कवि वीएन मेनन को दिया जाता है। और ये देखेंगे कि मूल रूप से पुरुष प्रधान नृत्य था। पहले क्या होता था? ये पुरुष प्रधान नृत्य था। ऐसा मानते कि इतना ज़्यादा श्रृंगार, इसका जो मुकुट, उस प्रकार से इसका जो वस्त्र, जो इसका वेशभूषा होती है, जो इसका मतलब पूरा अटायर हम कह सकते हैं वो होता है, तो इसके कारण इसमें कहते हैं ये पुरुष प्रधान है। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि पुरुष ही किया कर सकते थे। लेकिन मेनन साहब के आने के बाद दिखाया गया कि ये पुरुष प्रधान नृत्य ना होकर केवल ये रागिनी देवी ने दिखाया कि महिलाओं का नृत्य भी इसको बना दिया। इन्होंने क्या किया? अब कहा जाने लगा भाई महिलाएं भी अब ये नृत्य किया करेंगी। तो कथकली नृत्य की ये विशेषताएं क्या है? क्यों ऐसी क्या चीज़ें हैं जो बाकी नृत्यों से भिन्न है? समझिए, इसके अंतर्गत अच्छाई और बुराई के मध्य शाश्वत संघर्ष होता है, ठीक है। मतलब कहते हैं अच्छाई और बुराई के मध्य हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। कुछ इस प्रकार से इनके मुख पे जो रंग है उसके द्वारा, इनके जो भाव भंगिमाएं हैं उसके द्वारा इसको दर्शाया जाता है। समझेंगे इसको धीरे धीरे। इस नृत्य में दो कैरेक्टर्स होते हैं, नायक जो कह सकते हैं हीरो होता है एक तरीके से, जिसे पाचा कहते हैं, और खलनायक जो कि विलन होता है, जिसे केथी कहा जाता है। तो यहाँ पर दो कैरेक्टर्स को डिस्प्ले किया जाता है। इस नृत्य की विषय वस्तु अगर थीम देखें तो क्या रहती है? महाकाव्यों और पुराणों से उद्धृत कहानियों पर केंद्रित इसकी विषय वस्तु होती है, जिसे गाथा गीत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गाथा गीत किससे संबंधित कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, इसमें कथकली की यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। चलिए, इस नृत्य में आप संगीत और अभिनय का मिश्रण देखते हैं, और नृतक अपनी हस्त मुद्राओं और मुख के भावों से अभिव्यक्त करता है। इसके बाद पद्यात्म भाग आता है, जिसे गाया जाता है। इसमें आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा फेस एक्सप्रेशंस पे ही ध्यान दिया जाता है, ठीक है। इसकी जो जिस प्रकार से आँखों का इसमें देखेंगे, स्पेसिफिकली आँखों का इसमें बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, और ये काफ़ी टफ होता है, इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है। इस नृत्य के दौरान आँखों और भ्रुकुटियों की गति के माध्यम से, आपकी आईब्रोज की माध्यम से, भ्रुकुटियों के माध्यम से अनेक रसों का प्रदर्शन किया जाता है, जिसके लिए कठिन प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है इसमें, ठीक है। इस शैली के अतिरिक्त आप देखेंगे किसी भी अन्य नृत्य शैली में आपको इस प्रकार के, इस तरह से शरीर के सभी अंगों का प्रयोग नहीं किया जाता है। सिर्फ एक ये जो नृत्य शैली जिसमें पूरे शरीर के अंगों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आँखों से लेके हर चीज़ का मतलब आप देखेंगे अधिकतर आपके अंगों का, शारीरिक अंगों का प्रयोग किया जाता है। जिसमें आप देखते हैं कि रंगमंचीय सामग्रियों का इसमें न्यूनतम प्रयोग होता है, बाकी नृत्यों में ऐसा भी होता है। लेकिन इसमें विभिन्न जो करेक्टर्स
फेमस होते हैं उसके लिए मुकुट का प्रयोग किया जाता है और मुख पर अत्यधिक श्रृंगार का जो है प्रचलन यहाँ पर देखेंगे काफ़ी भारी सा मुकुट का प्रयोग किया जाता है। फेस पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इस प्रकार से इसकी कला की जाती है, जो कह सकते हैं कि रंगों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है और हर रंग के पीछे इनका एक अर्थ होता है। ठीक है, अब उस अर्थ को समझते हैं। हरा रंग जैसे क्या है, कुलीनता और दिव्यता को प्रदर्शित करता है। ध्यान दीजिएगा, इनका ये हरा रंग कुलीनता और किसको प्रदर्शित करता है, दिव्यता को आप देखते प्रदर्शित करता है। वही इनका लाल रंग का प्रभुत्व को दिखाता है। लाल रंग इनका देखेंगे जो फेस पे है इसके प्रभुत्व को दिखाता है, ये इसीलिए मैंने हाईलाइट किया है। ठीक है, आप देखेंगे जो काला रंग है वो बुराई और दुष्ट शक्तियों को निरूपित करता है। इसमें यहाँ पर जो काला रंग है वो दुष्ट और बुराई का प्रतीक यहाँ पर माना जाता है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्या चीज़ है कि इसके नर्तक और नर्तिकाएं आप देखेंगे कौन फेमस थे, वो गोपीनाथ हो गए, शांता राव और रीता गांगुली। यहाँ पर जो है इनकी नर्तिकाएं या नर्तक इनके काफ़ी फेमस है, उनके प्रमुख नाम है, ध्यान रखिएगा। पीटी में डायरेक्ट आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे। चलिए अब हम मोहिनी अट्टम जो कि केरल का एक प्रसिद्ध नृत्य है उसका पिक्चर यहाँ पर है। पिक्चर को देखिए, जब भी आर्ट एंड कल्चर पढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि उसका पिक्चर आपको अवेलेबल हो सके, क्योंकि क्या होता है ना, अब आपके जहन में बैठ जाएगा कि हाँ भाई इस प्रकार की कुछ मुद्राएं होती हैं, इस प्रकार का इनका अटायर होता है, क्या इसके पीछे की थीम होती है, इनके नर्तक और नर्तिकाएं कौन कौन हैं, ठीक है, इनमें जो रंगों का प्रयोग किया जा रहा है इनके वस्त्रों में उसका भी एक अर्थ होता है। ठीक है, तो मोहिनी शब्द का अर्थ क्या होता है, सुंदर, ब्यूटीफुल से मतलब है, और स्त्री से होता है, सुंदर स्त्री से होता है। मोहिनी मतलब सुंदर स्त्री से है, और अट्टम का अर्थ होता है नृत्य, तो क्या बना, मोहिनी। ठीक है, मोहिनी अट्टम बनाइए। उद्धव देखेंगे देवीदासी के नृत्य के रूप में इसको नृत्य किया जाता था मंदिरों में, जैसे कि मैंने भी शुरुआत में बताया था। और इसके संरक्षण की बात की जाए तो केरल के त्रावणकोर शासकों के द्वारा इस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया गया। उसमें भी स्पेसिफिकली आप देखेंगे 19वीं सदी में महाराजा स्वाति देखेंगे तिरुनल के शासनकाल में इसको संरक्षण प्राप्त हुआ। और यहाँ पर देखेंगे जो वापस से पहले ये क्या होता था, देवदासी नृत्य कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद इसको पुनर्जीवित करने का कार्यभार किसने किया, श्रेय किसको जाता है, महाकवि बल्लाथोल को जाता है, जिन्होंने इसको शास्त्रीय नृत्य का पुनर्जीवन किया। यहाँ पर अब इसको जो है आप देखते हैं बाकी नृत्यों के साथ ही समानता दी जाती है, इसमें प्रसिद्धि इसकी है। मोहिनी अट्टम की भी अब कुछ विशेषताएं है नृत्य की। ये लास्ट पक्ष को आप देखते हैं प्रमुख रूप से प्रदर्शित करता है। लास्ट नृत्य को क्यों कहा गया, पहला कारण यह है कि आपने देखा तांडव और लास्ट नृत्य को 2 भागों में विभक्त किया था नृत्य को, जब हमने तो देखा था तांडव में आपने स्पेसिफिकली पुरुष आप कह सकते क्रोध उसके जो है उसके रौद्र रूप को वहाँ पर उसके पौरुष रूप को वहाँ पर दर्शाता है और भगवान शिव के द्वारा उसको इंगित किया जाता है। लास्ट पक्ष की जब मैंने बात की थी तो उसमें किसी स्त्री के द्वारा हम कह सकते कोमलता, उसमें ममता, उसमें आप देखेंगे श्रृंगार की अधिकता होती है, इसलिए यहाँ पर लास्ट पक्ष के प्रमुख की बात की है। और स्पेसिफिकली ये जो नृत्य है मोहिनी अट्टम, इसे महिलाओं के द्वारा ही दर्शाया जाता है, नृत्य किया जाता है, और एकल नृत्य और महिलाओं के द्वारा ही किया जाने वाला नृत्य है। अब इस डांस के पीछे की विषय वस्तु क्या होती है, देखिए लास्ट नृत्य कह रहा है तो ध्यान दीजिएगा, विष्णु के स्त्री अवतार मोहिनी को पौराणिक कथा से जुड़ी हुई है। ठीक है, विष्णु का जो मोहिनी अवतार है उसकी पौराणिक कथाओं को यहाँ पर इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। इसमें देखेंगे किन किन चीज़ों का मिश्रण है अन्य नृत्यों के साथ अगर हम तुलना करें तो भरतनाट्यम के लालित्य और चारुत्य और कथकली के ओज को इसमें समावेशित करता है। इसमें आप देखते हैं सभी एक्सप्रेशन एक साथ किस प्रकार से मिलकर एक खूबसूरत एक नृत्य का प्रदर्शन किया गया है। आप देखेंगे इसमें जो प्रसिद्धि दिलाई है इस नृत्य को किसने, सुनंदा नायर, जयप्रभा मेनन, गोशिका वर्मा, इसके बाद वैजयंती माला, माधुरी अम्मा, इन सब ने इस नृत्य को जो है काफ़ी प्रसिद्धि पर लेके गए हैं, उनके प्रयास से इसको प्रसिद्धि मिली है। ओडिसी जो कि ओडिशा का विकसित एक नृत्य है, इसके नाम से ही ऐसा समझ आ रहा है आपको। देखिए इसकी उत्पत्ति की बात की जाए तो महिर इस संप्रदाय द्वारा शिव मंदिरों में किया जाने वाला नृत्य था। बाकी नृत्यों की तरह इसको भी मंदिर में ही प्रदर्शित किया जाता था, इसको भी वहीं पर प्रस्तुति की जाती थी। और इस नृत्य को जैन शासक जो हुआ करते थे खारवेल के संरक्षण इसको प्राप्त हुआ था। खारवेल के शासनकाल में इस नृत्य को संरक्षण दिया जाने लगा। ठीक है, इसका नाम नाट्यशास्त्र में वर्णित ओड्रा नृत्य से प्राप्त हुआ, जिसका संबंध देवदासी नृत्य से है। सेम एज इट इज जैसे पहले हमने और नृत्यों में देखा है।
इसका पिक्चर देख लीजिए आप। ठीक है, ओडिसी नृत्य की प्रमुख विशेषताओं की बात की जाए तो हिंदुस्तानी संगीत के साथ प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, हमने दो संगीत शैली को पढ़ा था, जिसमें हिंदुस्तानी संगीत शैली और दूसरा हमने पढ़ा था कर्नाटक संगीत शैली। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने क्या किया है कि हिंदुस्तानी संगीत शैली के म्यूजिक के उसके वादन के साथ ही इसको प्रस्तुत किया जाता है ना। तो यहाँ पर आपने देखिए हिंदुस्तानी संगीत शैली आया तो आपका क्या फ़र्ज़ बनता है, यदि नहीं पढ़ा है तो पीछे जाके लेक्चर्स में जिसमें संगीत पढ़ा था उसमें आप जाके यहाँ पर देखिए दोनों में क्या डिफरेंस होता है ना, उन दोनों चीज़ों को समझिए वहाँ पर जाके। चलिए, इसमें लालित्य, विषयाशक्ति और सौंदर्य की प्रस्तुति का मुख्य रूप से यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे कि त्रिभंग मुद्रा इसकी प्रमुख मुद्रा है। त्रिभंग मुद्रा पे कई बार यूपीएससी में भी प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। त्रिभंग मुद्रा से कहने का क्या तात्पर्य होता है, आप देखेंगे बॉडी कुछ इस प्रकार से तीन ओर से आप देखेंगे, एक यहाँ से घुटने से आप थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है, इसके बाद देखते हैं कमर का ये हिस्सा मुड़ा हुआ होता है और कंधा जो होता है वो थोड़ा सा उठा हुआ, आप कह सकते हैं उस ओर उठा हुआ होता है। तो ये त्रिभंग मुद्रा एक प्रकार से कही जाती है, जो आपसे यूपीएससी में इस मुद्रा से संबंधित कई बार प्रश्न आए हैं, जिन पर आज भी हम चर्चा करने वाले हैं। इस नृत्य का विषय क्या होता है, वैष्णववाद से प्रभावित होते हैं। इसमें विष्णु संप्रदाय के से संबंधित यहाँ पर विष्णु को जो है मुख्यतः मध्य में रखकर इसमें नृत्य जो है इसका नृत्य का आधार होता है। क्योंकि हमने यहाँ क्या पढ़ा था, आप देखेंगे कि यहाँ पर विष्णु वैष्णववाद से प्रभावित हुआ करते। इसमें जयदेव के द्वारा रचित जो गीत गोविंद है उन गीतों का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। किसमें मैं बात कर रही हूँ, ओडिसी नृत्य में। चलिए अब देखते हैं इसमें वादक मंडल, इसमें क्या हिंदुस्तानी संगीत शैली की बात करें तो यहाँ पर वादक मंडल की भी बात की जा रही है। जैसे एक बांसुरी हो गया, ठीक है, सितार हो गया, वीणा वादक हो गया, मंजीरा हो गया, गायक भी इसमें होता है। इसके प्रसिद्ध कलाकारों की यदि मैं बात करूं तो प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हैं, जैसे गुरु पंकज चरणदास, सोनल मानसिंह, संयुक्ता पाणिग्राही आदि इसके प्रमुख कौन है कलाकार हैं। इनके जो फेमस आप बोलते हैं कि इन्होंने बहुत फेमस है ये इस नृत्य के लिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मणिपुरी यानी कि मणिपुर का ये नृत्य है, तो ध्यान रखिएगा। इसका कुछ पिक्चर इस प्रकार से है। ये देखिए जितनी भी पिक्चर्स मैं आपको दिखा रही हूँ, यदि आपके पास समय मिले तो जाके इनको नेट पे ज़रा यूट्यूब पे सर्च करिएगा और इनके बारे में छोटे छोटे क्लिप्स भी पड़े रहेंगे, आपको बहुत मिल जाएंगे, उनको देखिएगा। इसका कारण क्या है, जब आप किसी चीज़ को विजुलाइज करते हैं तब आप बेहतर उसकी समझ को डेवलप कर पाते हैं। जब आप इस नृत्य को देखेंगे ना तो उसमें किन किन वाद्य यंत्रों का प्रयोग हो रहा है, किस शैली की बात इसमें कर रहा है। जैसे हिंदुस्तानी संगीत शैली कह रहा था, तो ऐसा क्या था कि हिंदुस्तानी संगीत शैली की चीज़ों को वहाँ पर अडॉप्ट किया गया था। तो जब आप उसको देखेंगे, उसको सुनेंगे तो दिमाग में अपने आप ये सारे पॉइंट्स याद रहेंगे, तो इनको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। हम उतने ही समय में आपको जितना डिस्प्ले कर सकते हैं, हमारी कोशिश रहती है हम वही डिस्प्ले करें ताकि आपका समय भी ज़ाया ना हो। इसके लिए क्या करना होगा, जब भी कभी फ्री टाइम हो चलते फिरते आप इनको सर्च करिए, उन्हें सुनिए और देखिए किस प्रकार से नृत्य होते हैं। इसकी उत्पत्ति की बात की जाए तो मणिपुर की घाटियों में स्थानीय गंधर्वों के साथ शिव पार्वती की नृत्य की प्रस्तुति इसमें की जाती है। शिव पार्वती के नृत्य जब आ जाए बात तो ध्यान रखिएगा, तांडव और लास्ट इसमें दोनों रूप आ जाते हैं। ठीक है, वैष्णववाद के प्रसार के साथ ये नृत्य अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ। आधुनिक काल में रविंद्रनाथ टैगोर इसने इस नृत्य को प्रोत्साहन दिया था। मणिपुरी नृत्य की विशेषताएं क्या हैं, बाकी नृत्यों के समान देखते हैं क्या क्या इसमें इसकी विशेषताएं हैं। कि विषय शक्ति का अभाव होता है और भक्ति पर अधिक बल दिया जाता है। यहाँ पर भक्ति पर देखेंगे अधिक से अधिक यहाँ पर बल दिया जाता है। और अभी बताया था इसमें तांडव और लास्य दोनों पक्षों के समावेशन के उपरांत ही लास्य पर आधारित बल, लास्य पर अधिक बल दिया जाता है इसमें। जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, ध्यान दीजिए, शिव और पार्वती का नृत्य की जब बात की जाए तो लास्य और तांडव दोनों प्रकार के रूप आपको उस नृत्य में देखने को मिलेंगे। बस फर्क इतना रहेगा, वहाँ बता दिया जाएगा कि लास्य पर अधिक ध्यान दिया, इन्होंने जो है लास्य पर अधिक ध्यान दिया या तांडव पर अधिक ध्यान दिया है, तो लास्य पर यहाँ पर अधिक बल दिया गया है। नागा भंदा मुद्रा इस नृत्य की अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्रा है। नागा भंदा मुद्रा है, इस शरीर को देखेंगे कि 8 की आकृति में बने वक्रों के माध्यम से संयोजित किया जाता है। कुछ इस प्रकार से संयोजित किया जाता है कि 8 की आकृति में बने वक्रों के माध्यम से इसको संयोजित किया जाता है। इसका रंग पटल विस्तृत होता है और रास, संकीर्तन और थांगटा इसके प्रसिद्ध रूप है। इसमें बात की जाए रासलीला तो देखेंगे राधा और कृष्ण और गोपियों के साथ का विषय यहाँ पर जो थीम होता है कुछ रासलीला का होता है, जिसमें कृष्ण, गोपियाँ और राधा का प्रदर्शन इस प्रकार से किया जाता है, उनका प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य में आप देखेंगे सामूहिक गान के कीर्तन के रूप को संकीर्तन नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ग्रुप के रूप में भी यहाँ पर डांस किया जाता है, उसमें सामूहिक गान भी होता है इनके साथ और उसे संकीर्तन नृत्य कहते हैं। ध्यान रखना है इन छोटी छोटी चीज़ों को।
आइए, अब क्या है इसमें कथक, ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। ये आपने कई बार सुना होगा। देखिए इसमें यहाँ पर पिक्चर भी दिया गया, किसका पिक्चर है ज़रा आप बता सकते हैं? वज्रभूमि उत्तर प्रदेश की रास लीला से इसका विकास हुआ था। इसका नाम कथिका अर्थात कथावाचक शब्द से लिया गया। किससे? कथावाचक से लिया गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? कथक पड़ा। 19वीं सदी में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में इस नृत्य का स्वर्णिम युग देखने को मिला है, वहाँ पर इसको संरक्षण प्रदान किया गया। 20वीं सदी में लेडी लीला सोखे को कथक नृत्य की शास्त्रीय शैली को पुनर्जीवित करने का श्रेय जाता है। किसको जाता है? लेडी लीला सोखे को इसका पुनर्जीवित करने का इस नृत्य का श्रेय जाता है, जैसे बाकियों में गया था सभी को। इसकी विशेषताएं क्या है भाई? ये भी वैष्णव धर्म संप्रदाय पर धर्म पर आधारित इसकी विषय वस्तु, ये पिक्चर यहाँ पर दी गई है। इसका नृत्य का आरंभ देखा जाए तो कुछ गणेश वंदना से इसका या सलामी, जैसे मुगल शैली को प्रस्तुत किया जाता है, यहाँ पर सलामी या फिर कह सकते गणेश वंदना से इसका बेसिकली इस नृत्य की प्रस्तुति होती है। इसमें घुटनों को कहीं मोड़ा नहीं जाता। आपने जब भी ये नृत्य देखा होगा तो इसमें घुटनों को नहीं मोड़ा जाता जिस प्रकार से भरतनाट्यम में ऐसा होता था। ठीक है। हस्त मुद्राओं किस किस पर ध्यान दिया जाता है इस नृत्य में? हस्त मुद्राओं और पद ताल पर अधिक ध्यान दिया जाता है। पैरों की जो ताल होती है उस पर अधिक ध्यान दिया जाता है। हस्त मुद्राओं, हाथ की मुद्राओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है कंपैरेटिवली घुटनों वगैरह को मोड़ने से। आप देखेंगे जुगलबंदी इस नृत्य का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। कुछ इस प्रकार से अपनी भाव भंगिमाओं के थ्रू जो है आप देखेंगे जुगलबंदी होती है इसमें, जो इसका मुख्य केंद्र बिंदु होता है। ठीक है। इसके अंतर्गत देखेंगे तबला वादक होते हैं। नर्तक के मध्य आप देखेंगे प्रतिस्पर्धात्मक खेल होता है। कथक को ध्रुपद संगीत के साथ प्रस्तुत किया जाता है। जब हमने संगीत की और शैलियाँ पढ़ी थी उसमें ध्रुपद और ठुमरी और ये सब पढ़ा था, देखिएगा वहाँ पर जाके क्या है। ठीक है। मुगल काल के दौरान आप देखते हैं तराना, ठुमरी, गज़ल को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो ये मुगल काल के दौरान की बात करें, क्योंकि यहाँ पर भी क्या कहा था, सलामी हो गया। ये मुगल शैली को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। कथक नृत्य के समापन से पहले विशुद्ध लयात्मक संचालनों का तराना कहते हैं। और प्रसिद्ध कलाकारों की यदि मैं बात करूं तो बहुत ही फेमस और नोन पर्सनालिटी हैं, जिनका नाम है पंडित लच्छू महाराज और पंडित बिरजू महाराज और सितारा देवी आदि इसके प्रमुख क्या हैं, अब देखेंगे कलाकार इसके प्रमुख हैं जो इनके नाम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। देखिए अब सत्रिया जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है, इसका पिक्चर आप देख लीजिए। इनकी वेशभूषा कैसी है और इनका जो है किस प्रकार की हाथ की मुद्राएं हैं। इसमें 15वीं सदी में असम के महान वैष्णव संत शंकर देव द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। और सत्रिया शब्द की उत्पत्ति सत्र के नाम से चर्चित वैष्णव मठों से हुई थी। देखिए वैष्णव मत पे आधारित कितने सारे यहाँ पर नृत्य किए जा रहे हैं। आप बता सकते हैं वैष्णव मत से संबंधित, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित कौन कौन से ऐसे नृत्य हैं जिनको मैंने अभी पढ़ा है, उन्हें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। रिवीजन हो जाएगा आपका इस तरह से। इसकी विशेषता क्या है? सत्रिय नृत्य की शास्त्रीय संगीत और नृत्य एवं अभिनय का एक सम्मिश्रण होता है। ठीक है। इसका सम्मिश्रण है। नृत्य की इस विद्या में विष्णु की पौराणिक कथाओं के माध्यम से भक्तिपूर्ण पहलुओं को उजागर किया जाता है। वही वैष्णव अभी बात करते हैं वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। इस नृत्य शैली को भोकोत नामक पुरुष सन्यासियों द्वारा समूह में प्रस्तुत किया जाता है। किसके नाम से? भोकोत। तो हो सकता है सिर्फ ये नाम दे दिया जाए, पूछ लिया जाए किस नृत्य से संबंधित है, तो याद रखना है सत्रिय नृत्य से संबंधित है, जो कि असम में विकसित हुआ था। क्लियर है। इस नृत्य में लास्य और तांडव दोनों तत्वों का समावेश देखने को मिलता है। मतलब पार्वती और शिव के नृत्यों को भी यहाँ पर इस प्रकार से दर्शाया जाता है। पिक्चर कुछ इस तरह से। पद चालन के साथ साथ लयात्मक शब्दों और नृत्य मुद्राओं का भी सर्वाधिक यहाँ पर बल दिया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से जो है वाद्य यंत्रों का, संगीत का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। इस नृत्य विद्या में शंकर देव द्वारा रचित गीतों का प्रयोग किया जाता है। किसके द्वारा? शंकर देव के द्वारा जो रचित गीत है उनका प्रयोग किया जाता है सत्रिय नृत्य में, जिन्हें बोर गीत भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये। इस शैली में ढोलक, बांसुरी का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। हम इस पिक्चर में देख सकते हैं ढोलक, बांसुरी, इन सब चीज़ों का, वाद्य यंत्रों का इसमें बेसिकली प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम अपने आज के प्रश्न पर। यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 का ये प्रश्न है जो हम देखने वाले हैं। अभी तक हमने जो भी पढ़ा उससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जैसे भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य और नाट्य कला की एक मुद्रा, जिसे क्या कहा जाता है? त्रिभंग। मैंने पढ़ाते वक्त कहा था, ध्यान रखिएगा, त्रिभंग मुद्रा कहा जाता है। प्राचीन काल से लेकर आप देखते हैं आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही है। और निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन है जो इस मुद्रा को
को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से दिए, जैसे यहाँ से पढ़े, प्रेम और श्रृंगार की अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने के लिए मंद स्मृति, थोड़ी वक्र कटी और कतिपय हस्त मुद्राओं पर बल दिया जाता है। क्या इसमें हस्त मुद्राओं पर बल दिया जाता है जब मैंने पिक्चर दिखाया था? ऐसा नहीं है। देहमुख और हस्तों की गति का प्रयोग कर स्वयं को अभिव्यक्त करने अथवा हम कह सकते हैं एक कथा कहने के लिए किया जाता है। ऐसा नहीं है कि देह, मुख और हस्तों की गति का प्रयोग की बात की जाती है, बिल्कुल भी गलत है ये। मुख की अभिव्यंजनाएं, हस्त मुद्राएं और आसज्जा कतिपय महाकाव्य अथवा ऐतिहासिक पात्रों का प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त करने के लिए ये संयोजित की जाती है। यहाँ पर आपको क्या मैंने दिखाया था अभी, जब वो त्रिभंग मुद्रा आई थी यहाँ पर, तो मैंने कहा था ध्यान दीजिएगा, जब ओडिसी नृत्य पढ़े थे तो यहाँ पर किस चीज़ पे आप देखेंगे, बॉडी पोस्चर को किस चीज़ पे ध्यान दिया जा रहा है। प्रश्न पे आते हैं, फिर इसको समझिए यहाँ पर क्या कहा गया है। देखिए, कह रहे हैं कि यहाँ पर मुख अभिव्यंजनाएं, हस्तमुद्रा, आसज्जा कतिपय महाकाव्य और ऐतिहासिक पात्रों पर प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त करने की संयोजित की जाती है। पूरी तरह से गलत है। सही क्या है, ये पाँव मोड़ा जाता है, एक पाँव इसमें मोड़ा जाता है। हमने देखा था कुछ इस प्रकार से, इसमें आपने देखा था एक पाँव में मोड़ा जाता है। देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी और ग्रीवा वक्रीय मुद्रा में होता है, यही हमने अभी देखा था। एग्जैक्टली इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप तीनों को पढ़िएगा, समझेंगे बार बार, तो आप समझ पाएंगे क्यों पहला भिन्न है। और जैसा कि पिक्चर में आपको दिखाया था मैंने, उसको फुलफिल कौन करता है त्रिभंग मुद्रा को, वो ऑप्शन ए करता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, विख्यात क्षत्रिय नृत्य, अभी जो हमने पढ़ा था, क्षत्रिय नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ये प्रश्न कब आया था आपका? यूपीएससी 2014 में ये प्रश्न आया था। प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, आप अगर छोटी छोटी चीज़ों को स्किप कर देंगे यहाँ पर नृत्य में, तो आप जो है मैच द फॉलोइंग जैसे प्रश्न आ गए, इस प्रश्नों को अटेम्प्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। देखेंगे, क्षत्रिय संगीत नृत्य अभिनय का सम्मिश्रण होता है। भाई हमने ये तो पढ़ा था, संगीत भी होता है, नृत्य के साथ साथ उसमें अभिनय भी किया जाता है। करेक्ट है ये असम के वैष्णवों की शताब्दियों पुरानी जीवंत परंपरा है। ठीक है, हमने क्या देखा था जब अभी क्षत्रिय नृत्य देखा था, तो शास्त्रीय संगीत, नृत्य और अभिनय का सम्मिश्रण होता है। आप देखते हैं विष्णु की पौराणिक कथाओं को इसमें बताया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, ये भी करेक्ट है। यहाँ पर ये तुलसीदास, कबीर, मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों के शास्त्रीय रागों और तालों पर आधारित है। आप इसको देखिए और समझिए क्या ये ऐसा है। आप देखेंगे क्षत्रिय नृत्य, जब हमने कहता है नृत्य शैली भोकोत नामक पुरुष सन्यासियों द्वारा समूह में प्रस्तुत किया जाता है। और आप देखते हैं इसमें शंकर देव द्वारा रचित गीतों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें बोर गीत कहा जाता है। तुलसीदास, कबीरदास और मीराबाई के बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है, ये गलत है। तो ये कथन गलत हो जाता है। तो पूछ रहे कौन से कथन सही हैं, तो पहला और दूसरा हमारा सही है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। क्लियर हो रहा है। इसी तरह से देखिए, कहीं भी कंफ्यूजन हो प्रश्न को अटेम्प्ट करने में, अगर पीसीएस के भी प्रश्न आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आके देखिए इन वीडियोस को और पॉज करिए, नोट्स बनाइए, फिर उनको रिवाइज करिए, फिर देखिए क्या आप प्रश्नों को जो है समझ पा रहे हैं, हल कर पा रहे हैं, चाहे वो मेंस का ही प्रश्न क्यों ना हो। ठीक है, इस वीडियो को आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर से एक नए टॉपिक के साथ जल्दी मिलेंगे। आज इन दोनों वीडियोज़ में लेक्चर 21 में और लेक्चर 22 में आप देखेंगे नृत्य को पूरी तरह से बता दिया गया है, जो भी मेंस और पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट अब कल हम जब आएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर को लेकर आएंगे, जिसमें कुछ नया टॉपिक हम पढ़ेंगे। अभी तक जितने भी टॉपिक्स पढ़ा दिए गए उनको समझ लीजिए, याद कर लीजिए, थोड़ा सा डाइजेस्ट कर लीजिए, और फिर कल से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे अपने आर्ट एंड कल्चर में। इसी के साथ आप सब अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।